था कि सीखना स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, परिस्थितियों के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर का सिद्ध करना चाहता है, कोहलर का संज्ञानात्मक संकार्य है, सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है, यह सिद्ध करना चाहता था कोहलर। तो इसका आंसर जाएगा संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर ने अपना प्रयोग जो है सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। अब कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है। निम्न में से कौन सा अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है और अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। अधिगम की विशेषता नहीं तो कौन सा है? इसका आंसर है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, इसलिए यह अधिगम की विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंध, समीपस्थ अनुबंध, प्राचीन अनुबंध या चिन्ह अनुबंध। तो इसका क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंध। क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंध। अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो व्यवहार, चिंतन, तर्क पर बल देता है या अभिप्रेरणा पर बल देता है? तो इसका आंसर है अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार पर बल देता है। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, तत्परता का नियम। तो इसका आंसर है अभ्यास का नियम जो है थार्नडाइक के प्राथमिकता के नियमों में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर है सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। सी ऑप्शन इसका आंसर है सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अगला प्रश्न है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति का सीमा को ग्राफ प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? तो यह किसने कहा है? रॉस ने, एबिंगहास ने, स्किनर ने, एम.एल. बिग्गी ने। तो इसका आंसर है एबिंगहास। पश्चात अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? एल्गोरिदम का, स्वतः शोध का, मानसिक वृत्ति का या प्रक्रियात्मक स्थिरता का। तो ये इसका आंसर है इसमें, तो इसका आंसर है स्वायत्त शोध का। पश्चात अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? तो स्वतः शोध का उदाहरण है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? प्राथमिक लक्षण, सहायतापरक व्यवहार, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो इसका आंसर जाएगा सहायतापरक व्यवहार। अगला प्रश्न, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? प्रेरणा, अधिगम की इच्छा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। तो इसका आंसर जाएगा अधिगम के मनोवैज्ञानिक कारकों में
शामिल नहीं है, तो विषय वस्तु का स्वरूप शामिल नहीं है। आंसर डी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिय अवस्था, संवेदनात्मक संक्रिय अवस्था। संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और इसका आंसर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें कौन कौन सा तीन अवस्था है उसको देखते हैं। तो इसका तीन अवस्था है। संवेगात्मक गामक अवस्था होता है प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है और तृतीय अवस्था जो है मूर्त संक्रिय अवस्था, और चतुर्थ अवस्था भी है। तो चतुर्थ अवस्था इसका होता है औपचारिक संक्रिय अवस्था। अर्थात क्या है, इसका तृतीय अवस्था कौन सा है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता और 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो इसका आंसर जाएगा 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो किस शीर्षक से सिद्ध किया? अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम या स्थान अधिगम। तो इसका आंसर है अधिगम के प्रयास एवं इसका आंसर है अधिगम के प्रयास एवं भूल। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? बीने, चोम्स्की, पावला, मास्लो। तो इसका आंसर है मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध किसका है? तो चोम्स्की का है। निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो कौन सी है? इसका आंसर जाएगा कि विशेषता नहीं है। विज्ञान की कल्पनाओं में अधिक रुचि होती है। तो बाल्यावस्था में तो विज्ञान की कल्पनाओं में अधिक रुचि रहता ही है। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति भी हो सकता है। या भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ। तो ये आंसर नहीं जाएगा। बाल्यावस्था में भविष्य की योजनाओं का कोई सूझबूझ नहीं रहता है और काल्पनिक भयों का अंत यह भी विकास की अवस्था की विशेषता है। तो इसका आंसर जाएगा इसका आंसर भविष्य की योजना की सूझबूझ। इसका आंसर क्या जाएगा? भविष्य की योजना की सूझबूझ बच्चों के पास नहीं होती। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है जन्म से 2 साल, 4 से 8 साल, 2 से 7 साल, 5 से 8 साल। तो इसका आंसर है 2 से 7 साल। पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 साल की है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 साल की होती है और संज्ञानात्मक अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। संज्ञानात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें क्या है, जो संज्ञानात्मक गामक अवस्था होता है वो जन्म से 2 वर्ष का होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष का होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष का होता है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष का होता है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल का होता है। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना के द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ध्वनि संवेदना, प्रत्यक्ष संवेदना या स्पर्श संवेदना या दृष्टि संवेदना। तो भाई आवाज दे के बुला रहा है, उसका नाम लेकर बुला रहा है, तो इसका आंसर जाएगा ध्वनि संवेदना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ध्वनि संवेदना।
शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड संकुल के संदर्भ में केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ में व्यक्ति उपलब्धता हो या अध्यापकों के पास संसाधन एवं प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो। तो इसमें शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड एवं संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगा, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो और अध्यापक के पास संसाधन एवं प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो। तो इसका आंसर जाएगा ABCD तीनों इसका आंसर जाएगा। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अनुप्रयोग, पृथक्करण, तुलना, अन्वेषण। तो इसका आंसर जाएगा अन्वेषण। अन्वेषण जो है अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद है, तो इस शिक्षण, प्रतिपुष्टि, योजना बनाना, प्रस्तावना। तो ये तो आसान सरल क्वेश्चन है। शिक्षण, प्रतिपुष्टि, योजना बनाना, प्रस्तावना। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद क्या रहता है? योजना बनाना। तो सूक्ष्म शिक्षण में पाठ योजना, उसके बाद क्या है? शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि, फिर पुनः पाठ योजना, फिर पुनः शिक्षण, फिर पुनः प्रतिपुष्टि। ये सूक्ष्म शिक्षण के चक्र है। प्रथम पद इसका जो क्या होता है? तो योजना बनाना। इसका आंसर क्या जाएगा? B, योजना बनाना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो इसका आंसर जाएगा निगमन से आगमन की ओर। क्योंकि देखिए शिक्षण सूत्र में सरल से कठिन की ओर होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, अमूर्त से मूर्त की ओर होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनुभव से तर्क संगत की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, पूर्ण से अपूर्ण की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, लेकिन निगम से आगम की ओर नहीं होता है। तो इसका आंसर जाएगा निगमन से आगमन की ओर, जो है शिक्षण सूत्र नहीं है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो इसका ऑप्शन है रेखीय अभिक्रिया, शास्त्रीय अभिक्रिया, कौशल अंतरण एक गति नहीं है, गति है न कि उद्देश्य, और तैयारी और सर्जन। तो इसका आंसर है कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। यह जो है कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। तो इसका आंसर जा रहा है C। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रिया, प्रक्रियाकरण, वैयक्तिक और व्यवहार परिमार्जन। तो इसका अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान जो है सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। तो इसका आंसर है सूचना प्रक्रियाकरण। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मास्लो के द्वारा, विक्टर ब्रूम के द्वारा, हर्ट्जबर्ग के द्वारा, स्किनर के द्वारा। तो इसका आंसर जाएगा विक्टर ब्रूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत को दिया है। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्व, स्वेच्छाचारी, वांछनीय सूचना देना। तो
वांछनीय सूचना देने वाला। निम्न कौन सा शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी। इसका आंसर जाएगा स्वेच्छाचारी जो है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम देखते हैं। ये ऑप्शन में मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अबोध ज्ञान। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अबोध ज्ञान। सी ऑप्शन है ज्ञान, अनुप्रयोग, अबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। और डी ऑप्शन है ज्ञान, अबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसका आंसर है, याद रखना, संज्ञानात्मक क्षेत्र का क्रम है डी ऑप्शन जाएगा। ज्ञान, अबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। सबसे लास्ट में क्या होता है? मूल्यांकन। ये क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो इसका आंसर क्या जा रहा है? इसका आंसर जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम ज्ञान, अबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर में शिक्षण प्रतिमान के संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो अन्वेषण, सामान्यीकरण, तैयारी या प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण को देखते हैं। इसमें देखते हैं उभयनिष्ठ कौन सा है। सबसे पहले इसमें तो आप स्मृति स्तर और बोध स्तर को जानिए। तो स्मृति स्तर में है 5, जो इसका संरचना 5 प्रमुख पद है: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण तथा तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। और बोध स्तर में है अन्वेषण या खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण अथवा परिपाक, व्यवस्था, वाचन अथवा अभिव्यक्तिकरण। तो ये है स्मृति स्तर और बोध स्तर के 5 पद। अब देखते हैं इसमें कॉमन कौन सा है। तो इसका आंसर जाएगा डी। देखिए इसका आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें जो है प्रस्तुतिकरण सेकेंड ऑप्शन जो है स्मृति स्तर और बोध स्तर दोनों में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर डी जाएगा। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावी होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालक पक्षों का विकास होगा। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। सिर्फ पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलताओं पर बल होगा तब उसका प्रभावी होगा, सर्वाधिक प्रभावी होगा उसका अधिगम। या शिक्षण प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, या शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगा। तो इसका आंसर का जाएगा बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा। उसका संज्ञानात्मक और भावात्मक सभी पक्षों का विकास होगा, तब अधिगम का सर्वाधिक प्रभावशील होगा। प्रभावशील तो चारों ऑप्शन है, लेकिन सर्वाधिक प्रभावशील पूछा है, इसलिए इसका आंसर जाएगा ए। समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण। तो इसको देखिए, समस्या समाधान का 5 चरण होता है। पहले तो समस्या की पहचानना, दूसरा परिकल्पना का निर्माण करना, तीसरा आंकड़ा या तथ्यों का संग्रहण करना, चौथा इसका होता है निष्कर्ष प्राप्त करना, और 5वां ऑप्शन होता है परिकल्पना का परीक्षण। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? समस्या की पहचान करना। और समस्या का पहचान करना ऑप्शन में है आपका ए ऑप्शन में। तो इसका आंसर जाएगा समस्या समाधान की पहचान करना प्रथम चरण। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, किसने कहा है? यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का, क्रो एंड क्रो का, वुडवर्थ का या स्किनर का? तो यह कथन रिकनर लिखा हुआ है, ये स्किनर है। तो यह कथन किसका है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन गिलफोर्ड का है। तो इसका आंसर जा रहा है गिलफोर्ड।
सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो यह कथन किसका है? हॉलिंगवर्थ का, गिट्स व अन्य का, स्किनर का व रॉस का। तो यह कथन है रॉस का। रॉस ने सीखने के पठार को परिभाषित करते हुए कहा है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। वही गेट्स व अन्य ने सीखने के वक्र को परिभाषित करते हुए कहा है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। रॉस का है सूक्ष्म शिक्षण भारतीय प्रतिमानों में कुल कितना समय लगता है? तो इसको भूल के भी 45 मिनट मत मारना, क्योंकि एक काल पीरियड जो है 45 मिनट का रहता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं 40 मिनट, 36 मिनट, 30 मिनट व 45 मिनट। तो इसका आंसर जाएगा 36 मिनट। ये भारतीय प्रतिमानों में कुल कितना समय लगता है? तो इसका आंसर जाएगा 36 मिनट। अब इसको देखते हैं 36 मिनट को भी 6 खंडों में बटा है जो 6-6 मिनट का है और प्रत्येक कालखंड में क्या होता है इसको देखते हैं। इसका देखिए, इसको टोटल 36 मिनट है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमानों में कुल 36 मिनट का समय लगता है। पाठ योजना निर्माण में 6 मिनट, प्रस्तुतिकरण में 6 मिनट, पृष्ठ पोषण या प्रतिपुष्टि में 6 मिनट, पुनः पाठ योजना निर्माण में 6 मिनट, पुनः प्रस्तुतिकरण में 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि में 6 मिनट, अर्थात कुल समय लगेगा 36 मिनट। किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है? किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, सही बात है, तनाव भी होता है, हमला व विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है? हेनले हॉल, क्रो एंड क्रो, जर्सील्ड व सिम्पसन। तो यह कथन किसका है? यह कथन स्टेनले हॉल का है। ठीक है, किशोरावस्था, बड़े संघर्ष, तनाव, हाल व विरोध की अवस्था, यह कथन स्टेनले हॉल का है। याद रखना, यह कथन किसका है? स्टेनले हॉल का। ठीक है, आंसर जा रहा है स्टेनले हॉल। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण ना, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में, या प्रदर्शन कौशल में, या समापन कौशल में। तो इसका आंसर है पूर्व ज्ञान का परीक्षण किस में आता है? तो प्रस्तावना कौशल में। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। तो इसका आंसर जाएगा प्रस्तावना कौशल। मानव विकास प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशव अवस्था से, या बाल्या अवस्था से। तो मानव का विकास जो है गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो इसका आंसर जाएगा गर्भावस्था से। शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य है बालक का विद्यालय न जाना। शिक्षा में अवरोधन, बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो शिक्षा में अवरोधन, अवरोधन मतलब रुकावट, और रुकावट क्या है कि किसी भी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना शिक्षा में अवरोधन कहलाता है, अर्थात इसका आंसर जाएगा सी। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? स्किनर ने किया है। थार्नडाइक ने भी अधिगम का सिद्धांत दिया है। कोहलर ने भी अधिगम का सिद्धांत दिया है। बी एस ब्लूम ने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है। तो इसका आंसर जाएगा बी एस ब्लूम। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से। शैक्षिक संस्थानों के विकास से तो होगा नहीं, पाठ्य सहगामी है। तो छात्रों के मानसिक विकास से, पाठ्य सहगामी क्रिया मानसिक विकास से भी संबंधित नहीं है। छात्रों के वृत्तिका विकास से, तो इसका आंसर जाएगा छात्रों के सर्वांगीण विकास से पाठ्य सहगामी क्रिया जो है संबंधित है। ऑप्शन ए, छात्रों के सर्वांगीण विकास से पाठ्य सहगामी क्रिया संबंधित है। यदि शिक्षक कक्षा में
एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए या बच्चे को दंड देना चाहिए? तो नजरअंदाज तो नहीं हो सकता, दंड देना भी नहीं हो सकता, तत्काल घर वापस कर देना चाहिए ये भी नहीं हो सकता, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ये सकारात्मक है, अर्थात क्या है? इसका आंसर जाएगा बच्चे को परामर्श देना चाहिए। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? मिश्रित नतोदर या नतोदर और उन्नतोदर या उत्तल इसी को बोलते हैं, और दूसरा लंबवत, डी ऑप्शन है लंबवत। तो इसका आंसर है लंबवत। ठीक है, निम्न इसको अधिगम का वक्र नहीं है, लंबवत जो है अधिगम का वक्र नहीं है। तो अधिगम का वक्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सरल रेखीय वक्र और उन्नतोदार वक्र होता है जिसको हम कॉन्वेक्स कर्व भी बोलते हैं, या और उसके बाद नतोदार वक्र जिसको कॉनकेव कर्व बोलते हैं, और चौथा है मिश्रित वक्र अर्थात का है कॉम्बिनेशन टाइप कर्व। तो इसका आंसर जाएगा लंबवत। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुप्रयोग, ज्ञान, अनुमूल्यन या बोध? तो इसमें देखते हैं, ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अर्थात क्या? अनुमूल्यन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, अर्थात आंसर क्या? अर्थात इसका आंसर जाएगा अनुमूल्यन। इसमें क्या है? बोध, ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, तो अनुमूल्यन जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? तो किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत को, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को या सोच का सिद्धांत को? तो इसका आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, अर्थात इसका आंसर जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। निम्न में से कौन सा समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये तो हो नहीं सकता, नहीं है, यही पूछा है ना। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक की भूमिका नहीं है, ये तो है। इसका आंसर तो ये जाएगा शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और सी ऑप्शन है शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। समवेशी कक्षा में जरूरी है, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी शिक्षक के लिए जरूरी है, अर्थात इसका आंसर जाएगा ए, कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये उनकी भूमिका नहीं है। डिसलेक्सिया यह करने में कठिनाई होती है, व्यक्त करने में, बोलने में, पढ़ने और वर्तनी करने में या खड़े होने में। तो डिसलेक्सिया जो है पढ़ने या वर्तनी में कठिनाई होती है, अर्थात इसका आंसर जाएगा ये बी ऑप्शन में हो गया है, पढ़ने या वर्तनी में। अगला प्रश्न है, किसने बहुबुद्धिमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? तो स्पीयरमैन ने, गोलमैन ने, गार्डनर ने और जॉन मेयर ने। तो इसका आंसर है हवार्ड गार्डनर। तो हवार्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का दिया। इसके अनुसार ना बहुबुद्धि को बुद्धिमात्मक प्रज्ञा, इसको क्या कहेंगे? मल्टीपल इंटेलिजेंसी भी कह, ये इंग्लिश में मल्टीपल इंटेलिजेंसी कहेंगे। और इसका जो है 8 प्रकार का कुल बुद्धि होता है, कुल बुद्धि जो है 8 प्रकार का होता है। तो उसको देखते हैं, देखिए बहुबुद्धि का 8 प्रकार। पहला है भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, दूसरा तीसरा स्थानीय बुद्धि, चौथा शरीर गतिकी बुद्धि, पांचवा है संगीत बुद्धि, छठवा है व्यक्तिक आत्मबुद्धि, सातवां है व्यक्तिक पर बुद्धि और आठवां है प्रकृतिवादी बुद्धि। इस प्रकार बुद्धि के 8 प्रकार हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा गार्डनर।
विकास की किस अवस्था को ब्रूस कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को? तो इसका आंसर जाएगा बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रूस ने क्या कहा है? विकास का, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे अब्राहम मैक्सलोने, विलियम जेम्स मैकडूगल, सिम्पसन। ठीक है, तो इसका आंसर है मैकडूगल। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकडूगल। ये अंतिम प्रश्न है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गया? मतलब शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना, कौन से संशोधन से? तो ये संशोधन जो है 86वें संशोधन है। 86वें संशोधन से क्या है? जो भारत के संविधान के 21 का में इसको जोड़ा गया है।